हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और मैं अंकुर अबेले, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। और हम भूगोल के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं अपना आखिरी चैप्टर जो कि है जनसंख्या। और इस जनसंख्या का हम क्या करेंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, ऑपरेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसके कल पुर्जे खोलेंगे, कैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अब जनसंख्या जो चीज आती है, तो जनसंख्या को जैसे ही आप देखते हैं तो आपके समझ में एक चीज आ जानी चाहिए कि जन और संख्या की बात की गई है ना, जन और संख्या की बात की गई है। और ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो शब्द है जन और दूसरा एक शब्द है जिसको क्या कहते हैं, दूसरा एक शब्द है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं आप संख्या, है ना। क्या कह रहे हैं, संख्या कहा जा रहा है। तो अब जन का मतलब किससे जाता है, तो जन का मतलब होता है लोगों से, और संख्या का मतलब होता है संख्या, नंबर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके जो भी x नंबर तक जाना है आगे तक, तो वो संख्या। तो लोगों की जब गणना आप करते हैं, लोगों को देखते हैं, वो एक संख्या में रहते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि बिना इंसान के, बिना मानव के, आप कभी क्या ऐसा सोच सकते हैं कि बिना मानव की दुनिया हो सकती है? क्या ऐसी कल्पना आपके द्वारा की जा सकती है ना? क्या ऐसी कल्पना आपके द्वारा की जा सकती है कि बिना मानव का विश्व हो सकता है? मतलब इंसान नहीं है, भेड़ है, बकरी है, गाय है ना, कुत्ता है, शेर है, सब कुछ है, लेकिन इंसान नहीं है। जब इंसान नहीं होगा तो उसको ऑपरेट कौन करेगा, चलाएगा कौन? क्योंकि इंसान जो है, ऐसा कहते हैं कि इंसान जो है वो दुनिया का सबसे होशियार प्राणी है। और मैं कहूं कि दुनिया के सबसे अच्छे प्राणियों में भी इंसान है और सबसे खतरनाक प्राणियों में भी इंसान है। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो इंसान ने प्रगति भी बहुत करी है और प्रकृति को नुकसान भी बहुत पहुंचाया है इंसान ने। तो इंसान जितना अच्छा है उतना बुरा है, और इस इंसान के बिना, इस मानव के बिना दुनिया की कल्पना करना बड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि इसी के द्वारा ये इनोवेशन किए जा रहे हैं, इसी के द्वारा खोजें की जा रही है, और जिन खोजों के आधार पर आप दुनिया को देख पा रहे हैं, इसने खोजें करी है, तब जाकर आप चंद्रमा और मंगल की बातें आप कर पा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कहीं और दूसरी जगह इंसान होंगे, लेकिन अभी तक हमें ज्ञात नहीं है कि हमारे अलावा, पृथ्वी के अलावा कहीं और इंसान है या नहीं है। पिक्चरों की कहानी अलग है कि पिक्चरों में बता देते हैं कि ये गोला तो इतना सा है, ऐसे ऐसे कई ठो गोला है, वो बात एक अलग है वो। लेकिन अभी तक हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हमारे जैसे लोग भी कहीं और रहते हैं, हमें ये पता नहीं है। तो बिना मानव के, मानव रहित विश्व की कल्पना करना आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कठिन नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मानव क्या है, मानव को आप मानव पूंजी के रूप में, मानव संसाधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। जैसे आप अपनी जगह का, अपनी भौगोलिक क्षेत्र जिसको आप देश और प्रदेश कहते हैं, उसका जब आपको विकास करना होता है तो मानव को एक पूंजी के रूप में आपको उपयोग करना पड़ता है। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। अब ये सब अगर आप बोलेंगे कि मानव नहीं है, तो संसाधनों का उपयोग कौन करेगा, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण का निर्माण कौन करेगा? गाय भैंस बकरी कर लेंगे क्या? नहीं, इंसान की जरूरत पड़ेगी भाई। समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में भी मानव का योगदान है, क्योंकि समाज किससे बनेगा? फिर तो ये कहना पड़ेगा वो भैंस का समाज, वो गाय का समाज, वो कुत्ते का समाज, ऐसी बातें होंगी ना। पहले समाज तो इंसान से बन रहा है, तो इंसानों से, तो ऐसे समाज, जब समाज बनेगा तो उसको चलाने के लिए कुछ अर्थ यानी कि धन की जरूरत होगी। तो उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी, जिसको आप अर्थव्यवस्था कहते हैं। मानव संसाधनों का निर्माण क्या है, मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, साथ में वो विभिन्न गुणों वाले संसाधन भी होते हैं, मानवों को एक संसाधन के तौर पर भी देखते हैं। और ये बात हमने करी भी थी। अगर आप देखें, कोयला जो है, तो कोयला तब तक चट्टान है ना, कोयला तब तक चट्टान है जब तक मानव ने उसे, उसके लिए क्या किया, तब तक चट्टान का टुकड़ा, जब तक मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीकी प्राप्त नहीं कर ली। जब तक मानव ने उसको प्राप्त करने की तकनीकी प्राप्त नहीं कर ली, तब तक वो क्या है, एक संसाधन है। लेकिन जैसे ही तकनीकी प्राप्त कर ली तो फिर वो संसाधन नहीं है। तकनीकी प्राप्त करने के बाद क्या हो जाएगा, जब तक वो क्या है, चट्टान का एक टुकड़ा है, और जैसे ही तकनीकी प्राप्त कर ली तो क्या हो जाएगा, कोयला एक संसाधन हो जाएगा। और इस कोयले से मानव क्या करने वाला है, ऊर्जा प्राप्त करने वाला है। क्या प्राप्त करने वाला है, मानव के द्वारा, इस संसाधन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाने वाली है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी, है ना, प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तब आप इसको क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। तो आपदा क्या है, अचानक कुछ आ जाना, है ना, कुछ ऐसी चीजें, कुछ बड़ा डिजास्टर टाइप, बड़ी नुकसान हो जाना, और जो क्या करे, गांव या शहर को नुकसान पहुंचाए, वो बाढ़ या सुनामी या कोई बड़ी आबादी या कुछ और ऐसी चीज जो आबादी को नुकसान पहुंचाती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है, इसको हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं।
तो अब क्या है, जनसंख्या जो हो गई वो क्या है, एक आधारी तत्व हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे भी और उसके रिस्पेक्ट में हम कई सारी बातों की बात करेंगे, जनसंख्या को लोगों को रखकर, और कई सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है ना। क्या है, संसाधन, आपदा और विनाश का अर्थ जो है वो केवल मानव के लिए ही आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। उनकी संख्या, वितरण एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, एक मूल पृष्ठभूमि इन लोगों के द्वारा प्रदान की जाती है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है, मतलब मानव के द्वारा संसाधनों का उत्पादन भी किया जाता है और उसका उपभोग भी किया जाता है। इसलिए यह भी जानना आवश्यक है कि देश में कितने लोग निवास करते हैं, संसाधन का बंटवारा कैसा है, जनसंख्या का घनत्व कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, ये सब कुछ हमें जानना है। और लोग कहां हैं एवं कैसे रहते हैं ये भी हमें जानना है। अगर उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि क्यों हो रही है, ये कारण हमें जानना है। और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये भी हम जानेंगे। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें क्या करती है, जानकारी हमें प्रदान करती है। इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक है, जनसंख्या का आकार और वितरण पर हम बात करेंगे, और जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी इस पर बात करेंगे। ये दो टॉपिक हमें यहां पर देखना है जिनको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या का आकार और वितरण। अब बात आ जाती है कि आकार क्या कहलाएगा और वितरण क्या कहलाएगा, इसको हम यहां पर देख लेते हैं क्या कहलाएगा। अगर आप आकार और वितरण की बात करते हैं कि आकार किसको कहेंगे, तो आकार का मतलब क्या है, आकार यहां पर छोटा या बड़ा आपको देखने को मिलेगा। कैसा, छोटा या बड़ा आप देखेंगे। तो ये छोटा और बड़ा किस पर निर्धारित होगा, यह आकार संख्या के ऊपर निर्धारित होगा। अगर संख्या है ना, अगर संख्या कम है, अगर संख्या कम है और अगर संख्या ज्यादा है तो आकार में परिवर्तन आप देख पाएंगे। अगर संख्या कम है तो आप क्या कहेंगे, संख्या कम है तो आप कहेंगे कि आकार कैसा है, संख्या बहुत कम है तो आकार कैसा है, छोटा है। अगर संख्या ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे, आकार क्या है, बड़ा है। आप ये कहेंगे क्या है, बड़ा है। तो आकार कैसे निर्धारित हो रहा है, जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर देखूं कि आप कैसे कहें, अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको कह दूं कि चीन का उदाहरण आप एक ले लो और एक नेपाल का उदाहरण आप देख लो, तो आप इनको जनसंख्या के आधार पर कैसा कहेंगे, तो आप जनसंख्या के आधार पर चीन कहेंगे कि चीन का आकार क्या है, बड़ा है, जबकि इसकी तुलना में अगर आप देखते तो नेपाल का आकार कैसा है, छोटा है। लेकिन अगर नेपाल की तुलना अगर आप कोई और छोटे देश से करेंगे तो फिर नेपाल हो सकता है कि आपको बड़ा लगे, जैसे सिक्किम से तुलना करेंगे तो नेपाल बड़ा है। तो जब आप तुलना कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि चीन में संख्या सर्वाधिक है तो सबसे बड़ा है, नेपाल में कम है तो आपको छोटा देखने को मिल रहा है। तो आकार ऐसे कुछ पता कर चल जाता है। वितरण मतलब जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या कहां निवास कर रही है, मतलब जनसंख्या का आवास कहां पर है, आवास कहां पर है, कहां पर रह रही है। तो हमको ये देखना है पर्वतीय क्षेत्र में कैसी है, फिर हम देखेंगे पठारी क्षेत्र में कैसी है, फिर हम देखेंगे मैदानी क्षेत्र में कैसी है, हम देखेंगे रेत वाले क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में कैसी है। इस आधार पर जनसंख्या का वितरण आप देख पाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम होता है तो जनसंख्या कम होगी, मैदानी क्षेत्र आसान होता है, उद्योग धंधे लगाने के लिए भी, खेती करने के लिए भी और लोगों के लिए भी, तो यहां पर जनसंख्या आप अधिक देखेंगे, यहां पर घनत्व ज्यादा देखेंगे। तो वितरण का आप स्वाभाविक रूप, वितरण कैसे देखेंगे, तो वितरण को आप चेक करते हैं, वितरण को आप चेक करते हैं घनत्व के रूप में। कैसे, घनत्व, डेंसिटी के रूप में। मतलब कैसे निकालते डेंसिटी हम, तो एक वर्ग किलोमीटर में एक निश्चित क्षेत्र आपको दिया गया है, जैसे एक वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर चौड़ाई और 1 किलोमीटर लंबाई के क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं क्या कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है, उसको वहां का घनत्व कहा जाता है। तो हमने बात समझ ली कि आकार क्या है, वितरण क्या है, ये हम बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ गए क्या होगा। आकार एवं संख्या के आधार पर आपको वितरण आपको देखना है। तो अभी आकार हम समझ गए, अब हम वितरण कैसे देखेंगे, आकार और संख्या के आधार पर। तो 2011 में आप देखते हैं कि भारत की जनसंख्या वो कितनी देखने को मिलती है, 12,106 लाख करोड़। मतलब इसको क्या कहते हैं, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 121 करोड़, तो कोई गलत बात तो होगी नहीं, है ना। 121 करोड़ अगर हम कहते हैं कोई गलत बात तो होगी नहीं। तो ये 121 करोड़ जनसंख्या जो है वो अगर दुनिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो कितनी है, 17%। ये यहां पर जो एक यहां पर देख रहे हैं ये कितनी है, मात्र 121 पर। तो ये 121 करोड़ जो है वो कितनी है, सिर्फ 17.5% है दुनिया की तुलना में, बाकी की 82% दुनिया में और पॉपुलेशन भी है।
और ये अगर आप देखेंगे 121 करोड़ पॉपुलेशन कितने क्षेत्र में रहती है, तो मात्र 32,08,000 है ना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रहती है। तो अगर आप देखते हैं तो ये इतनी जनसंख्या किस में रह रही है, सिर्फ इतने से क्षेत्र में रह रही है। कितने क्षेत्र में रह रही है, सिर्फ इतने से क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं। तो ये संख्या इतने से क्षेत्र में रह रही है और ये क्षेत्र कितना है, 2.4% है। तो 17.5% जनसंख्या मात्र 2.5% क्षेत्र में रह रही है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व तो कई सारी जगहों की तुलना में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम देखते हैं कि भाई जितने परसेंट लोग हैं उतने परसेंट हमारे पास क्षेत्र हो, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, ये चलता ही रहेगा। 2011 की जनगणना देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो मिलेगा वो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। और यहाँ की जनसंख्या आप देख पाएंगे 1990 लाख, मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 19 करोड़, लगभग 20 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन आपकी होगी। और उत्तर प्रदेश पे अब भारत की जनसंख्या की बात करेंगे तो कितनी रहती है, 121 करोड़ का 16%। कितना रहती है, ये किसका है, 121 करोड़ का 16% आप देख पा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में रह रही है। अगर आप हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, हिमालय क्षेत्र या सिक्किम, हिमालय क्षेत्र में सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में मात्र 6 लाख की आबादी आपको देखने को मिलेगी। और लक्षद्वीप में मात्र 64,429 जो लोग हैं, इतने हजार लोग आपको देखने को मिलेंगे। भारत की आधी आबादी मतलब 121 करोड़ में अगर हम बात करें तो 65 करोड़ के आसपास या 60 करोड़ के आसपास की आबादी केवल 5 राज्यों में रहती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वो है बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में कितनी पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन, मतलब अगर आप देखेंगे भी तो 49% तो एग्जैक्ट निकल जाएगा जब अपन फिगर पर बात करेंगे। 50% पॉपुलेशन आप यहां पर इसकी देख पाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है और यहां पर पॉपुलेशन मात्र कितनी है, 5.5% आपको पॉपुलेशन यहां पर देखने को मिल रही है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण अब किस आधार पर, डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कहां पर लोग ज्यादा रहते हैं उस आधार पर जनसंख्या का वितरण देखेंगे। तो घनत्व के आधार पर आप असमान वितरण को आप क्या है, आप चित्र जो है भी उसके माध्यम से हम देख ही लेंगे क्या है। तो प्रति क्षेत्रफल इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 आपको देखने को मिलेगा। बिहार का आप देख पाएंगे 1102 जनसंख्या घनत्व है और वहीं आप देख पाएंगे अरुणाचल का केवल 17, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में बिहार में 1102 लोग मिलते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17। तो ये असमान वितरण आप यहां पर देख पाएंगे, आपको ये असमान वितरण यहां पर देखने को मिलेगा। आप ये चित्र देख सकते हैं जहां पर हम क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे तो ये कुल क्षेत्रफल भारत का, मतलब कुल जनसंख्या की बात करेंगे, 121 करोड़ जनसंख्या को कैसे बांटा गया है, कुछ इस तरीके से बांटा गया है, आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन आप 16% तक देखें, ये नंबर 1 है। और फिर महाराष्ट्र का देख पा रहे हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। यहां पर आप देख रहे हैं राजस्थान, राजस्थान में जनसंख्या 6% है। अगर आप राजस्थान को क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो क्षेत्रफल में ये भी नंबर 1 है। तो जो मैदानी भाग होंगे, समझ में क्या आया, यहां से जो मैदानी भाग होंगे वहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होगा। अगर आप पहाड़ी भागों की बात करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहां पर आपको जनसंख्या और कम देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप बात करें यहां पर तो उड़ीसा देख लो और कम है, केरल में देख लो और कम है, झारखंड जंगल क्षेत्र वाला है। इसके अलावा जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं है ना, तो वहां पर देखेंगे तो और कम आपको देखने को मिलेगी। तो पॉपुलेशन वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में, आप जम्मू एंड कश्मीर की देख लो, जम्मू एंड कश्मीर में आपको 2%, 1% देखने को मिलेगी। आप देखो जम्मू एंड कश्मीर में 1%, आप उत्तराखंड में देखो 1%। तो आपको ये क्या है, इन क्षेत्रों में क्षेत्र दुर्गम है तो लोग कम रहते हैं, क्योंकि ऊंचे नीचे पहाड़ों पर रहना है, घाटियों में रहना है, तो लोग यहाँ पर कम निवास करते हैं, इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या कम होती है। ये घनत्व की बात की गई है, ये सर्वाधिक घनत्व की बात की गई है जहां पर 1000 से अधिक है। तो ऐसा सर्वाधिक घनत्व आपको कहां देखने को मिलेगा, दिल्ली में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। उसके ऊपर आएंगे तो 751 से लेकर 1000 तक का घनत्व आप कहां देख पाएंगे, तो ये आप केरल में देख पाएंगे और उत्तर प्रदेश में देख पाएंगे। उसके बाद 501 से लेकर 750 तक कहां देख पाएंगे, तो तमिलनाडु में देख पाएंगे, चंडीगढ़ पंजाब में देख पाएंगे और हरियाणा में देख पाएंगे। फिर आप 251 से 500 तक कहां देख पाएंगे, 251 से 500 गुजरात देखेंगे, महाराष्ट्र देखेंगे, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, असम
है ना, और त्रिपुरा, है ना, यहां पर देख पाएंगे। बाकी का बचा कम जनसंख्या घनत्व तो आप देखेंगे राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सिक्किम में, अरुणाचल में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में। तो इन जगहों पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कम है, सबसे कम है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसेस होती है। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें, अगर आपको प्रोसेस समझना है कि क्या प्रोसेस यहां पर रहती है, तो जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया, अभी समझाऊंगा कैसे परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है, ये बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से होकर आपको मिलेंगे। जन्म, मृत्यु और प्रवास के आपसी संयोजन के कारण या इनके प्रभाव के कारण आप इस प्रकार के परिवर्तन यहां पर देख पाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, वो कैसे परिवर्तन है उस पर हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो देखो अब कैसे यहां पर परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या में, तो एक चीज समझना। मान लीजिए कि हमने किसी भी जगह की जनसंख्या मान ली, कोई एक जगह ले ली, यहां की जनसंख्या हमने मान ली कि 100 है, 100 जनसंख्या, और इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है, मैंने माना कि इंक्रीमेंट हुआ है 10 से। किससे? 10 से। इंक्रीमेंट किससे हो गया? 10 से। तो टोटल पॉपुलेशन वहां की कितनी हो गई? 110। ये पहली साल की जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने ये 2011 की जनसंख्या पर यहां पर बात करी कि ये 2011 की जनसंख्या हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि 2012 में जनसंख्या क्या हो गई, तो आपने बताया 2012 में जनसंख्या क्या हो गई। तो अब यहाँ 110 थी, अब ये 110 थी, और इंक्रीमेंट कितने का हुआ? इंक्रीमेंट मात्र 2 का हुआ, तो कितनी हो गई? 112 हो गई। मतलब आप देखें यहां पर कुछ ना कुछ तो बढ़ ही रही है जनसंख्या। ये क्या है, कैसे परिवर्तनशील है? तो आप देखें यहां पर जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। यहां पर पहले 10 से बढ़ी, मतलब यहां पर 10% ग्रोथ रेट था, तो 110 हो गई। अगले साल ग्रोथ रेट आपको 2% से कम देखने को मिला। टोटल 110 पर केवल 2 लोग बढ़े हैं, तो 112 यहां पर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 112 पॉपुलेशन आप देख पाते हैं। तो जनसंख्या में परिवर्तन आपको देखने को मिला, कभी ज्यादा कभी कम। अब ये कैसे और बदलेगी? उदाहरण के तौर पर मैं किसी एक घर का उदाहरण ले लेता हूं। किसी एक घर में एक 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, मतलब कैसे मान लिया हमने मान लिया कि 2 जोड़े हैं, तो 2 जोड़े कितने हो गए? 2 जोड़े हो गए, मान लीजिए 2 जोड़े हो गए, तो 4 लोग ये हो गए, और इनके सबके कितने? 3-3 बच्चे हो गए, 3-3 बच्चे हो गए, तो 6 और 4 10 हो गई, ये कॉम्बिनेशन। अब अगली बार क्या हुआ? अगली बार जो ये 3 बच्चे थे, इनके किसी के कोई बच्चे नहीं हुए, और इन 3 में सिर्फ 1 बच्चा हुआ। तो अगर आप अभी देख रहे हैं कि 2 जोड़े हैं, तो ये परिवार 2 हो गए, मतलब एक परिवार में 2 जोड़े रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, 2 कपल, तो 4। अब इनके 3-3 बच्चे हुए, तो ये 4 लोग थे, 3-3 हुए, 6 और बढ़ गए, तो परिवार कितने का? 10 का। अगली पीढ़ी में अगर आप देखेंगे तो ये 10 के परिवार में आप देखें सिर्फ 1 बढ़ पाया, तो ग्रोथ आप कितनी देख पा रहे हैं? टोटल आप अगर यहां देखें 3 पीढ़ी में कितने लोग हो पाए? सिर्फ 11 लोग हो पाए। तो क्या है, और हो सकता है कि यहां पर ना हो, और हो सकता है यहां पर ना हो। और हमने एक चीज और देखी कि जनसंख्या के वितरण को कौन प्रभावित करता है। तो हमने देखा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों पर हमने बात करी थी कि जन्म हो जाना, मृत्यु हो जाना और प्रवास हो जाना। ये 3 कारणों पर हमने और चर्चा करी थी। जन्म मतलब पैदा हो गया। अब जन्म कैसे होगा? तो किसी घर में मान लीजिए कि एक माता और पिता हैं आपके, और आपका जन्म हो गया है, आप यहाँ पर ऐड हो गए। मान लीजिए चिंटू का सी लिख देता हूं मैं, चिंटू, तो ये आप ऐड हो गए, तो ये क्या हो गए? यहाँ पर इनकी एक एडिशन हो गया, आपके परिवार में एक मेंबर बढ़ गया। मृत्यु मतलब कोई एक्सपायर कर जाता है, कोई XYZ आपके यहाँ से एक्सपायर कर गया, तो आपके परिवार से क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा, उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो मान लीजिए कि पिछले 10 साल में जन्म किसी का नहीं हुआ और 2 लोगों की डेथ हो गई, तो आपके परिवार की डेमोग्राफी क्या हुई? तो आप देखेंगे अपने परिवार की डेमोग्राफी ये हुई कि 2 लोग घट गए, पहले 10 का परिवार था, अब 8 का बचा। प्रवास, अब उन 8 में से कुछ लोगों ने, उन 8 में से 2 लोगों ने क्या किया कि वो USA चले गए, तो भी आपके घर की डेमोग्राफी क्या हुई? अब 8 से 6 हो जाती। समझ में आई कि ये कैसे आपके घर को अब हो सकता है कोई आपके घर में प्रवास करने के लिए रख से जाए, 4 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जन्म, मृत्यु और प्रवास क्या है? ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में से होते हैं, ये उनको प्रभावित करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। जनसंख्या वृद्धि हमने अभी बात करी कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है। वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल, जैसे कि 10 वर्षों में या 20 वर्षों में या 5 वर्षों के भीतर जनसंख्या में कुछ वृद्धि होना। पिछली बार जनसंख्या 10 थी, इस बार 110 हो गई है, या 112, पिछली बार 10 से बढ़ी है, इस बार 8 से बढ़ी, जो भी, लेकिन कुछ ना कुछ वृद्धि। अल्टीमेटली टोटल पॉपुलेशन में आपको क्या देखने को मिली है? इंक्रीमेंट या कि वृद्धि देखने को मिली है, तो उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं।
तो इस प्रकार अगर आप देखें परिवर्तन को आप दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक को आप सापेक्ष वृद्धि कह सकते हैं और दूसरे को आप प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ष या दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। मतलब हर साल जो बढ़ी जनसंख्या प्रत्येक वर्ष या दशक में कुल जनसंख्या में बढ़ जाएगी। मतलब पहले जनसंख्या 100 थी और अभी 110 हो गई है, मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल गया है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त कर सकते हो और इसको क्या कहते हैं, इसको निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? निरपेक्ष वृद्धि इसको कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आप क्या देखेंगे, तो इसका हम अध्ययन कैसे करते हैं? प्रतिवर्ष। अगर आप देख पाए तो यहां पर ये प्रतिवर्ष, ये वार्षिक दर आप देख पाए, ये हमने निकाली है। वार्षिक दर आप 1.25%, 1.96%, 2.2%, 2.22%, 2.16%, 1.97%, 1.64%। तो ये आपने वार्षिक वृद्धि दर यहां पर देखी है। ये क्या देख पा रहे हैं यहां पर? ये आप दशक में वृद्धि देख पा रहे हैं। ये जनसंख्या कुल जनसंख्या में अंतर देख रहे हैं। 1951 में 361 थी और 61 में 439 हो गई। तो ये आप यहां पर वृद्धि देख पा रहे हैं, यहां पर बढ़ोतरी आप यहां पर ऐसी देख पा रहे हैं। अभी हम चित्र के अंदर भी कुछ बात करेंगे, उसके अंदर भी देखेंगे। चित्र में अगर आप ग्राफ देखते हैं तो इसमें देखेंगे ये भारत का नक्शा यहां पर बता रहे हैं और ये क्या है? प्रति दशक वृद्धि दर प्रतिशत में बताई गई है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये 1951 में वृद्धि 21.64 हुई है, फिर 24.8 हुई है, 24.66 हुई है, 23.87, 21.54 और 17.64। ये वृद्धि आपने यहां पर देखी है। ये वृद्धि आप यहां पर देख पाए 1951 से लेकर 2001 और 2011 के बीच में। अब यहां पर ग्राफ कुछ कैसा है? पहले तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ी और फिर धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गई। ये घटना कैसे स्टार्ट हो गई कि जन्म दर पर नियंत्रण हो गया है ना। जन्म दर पर नियंत्रण हो गया तो ये ग्राफ धीरे धीरे आप गिरते हुए देख सकते हैं। और कुल जनसंख्या को आप देखेंगे तो कुल जनसंख्या आपको कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई ही देखने को मिलेगी, लेकिन कभी आपको वृद्धि दर ज्यादा और कभी वृद्धि दर कम आपको देखने को मिलेगा। 1901 में इतनी थी, 11 में बढ़ गई, 12 में और बढ़ गई, 13 में 31 से बढ़ गई। ये आप ऐसी वृद्धि देख सकते हैं। लेकिन वृद्धि दर को आप देखें तो पहले 21 की दर से बढ़ रही थी, फिर 24 से बढ़ी, फिर 24.5 से बढ़ी, फिर 23 हो गई, फिर 21 हो गई, फिर 17 हो गई। तो ग्रोथ रेट कम हुआ है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन तो आज भी क्या है? ज्यादा ही होती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर बात यहां तक कि ये ग्राफ में बताने की यहां पर कोशिश की गई थी। ग्राफ में बताने की ये कोशिश यहां पर की गई थी। अब ये ग्राफ को ही यहां पर समझाया गया है लिखकर कि अगर भारत की आबादी, भारत को देखते तो आबादी बहुत अधिक है और विशाल जनसंख्या में अगर कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब भी आपको सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक देखने को मिलती है ना। काफी परिवर्तन आपको भारत के रिस्पेक्ट में देखने को मिल जाता है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है ना। वृद्धि दर में कमी क्या है? जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। अब इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि आप क्या है? जारी है, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। ऐसा कहते थे पहले कि 2045 तक भारत जो है वो चीन को छोड़कर नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन ये घटना तो कब घट गई है? 2023 में इंडिया जो है वो चाइना से बड़ा हो जाता है पॉपुलेशन के मामले में। हम नंबर 1 हो गए हैं और चाइना क्या हो गया है? नंबर 2। ये पहले क्या था? 2045 का अनुमान था, ये 2023 में ही 22 साल पहले ये यहां पर घटना घट गई है कि हम बड़े हो गए। जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन, तो आप देखें परिवर्तन की 3 मुख्य क्रियाएं आप देख सकते हैं। कौन कौन सी? जन्म दर के बारे में देख सकते हैं, मृत्यु दर देख सकते हैं, प्रवास देख सकते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है ना। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? जनसंख्या मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो प्राकृतिक वृद्धि दर है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसको आप क्या कहते हैं? वो जन्म दर कहलाती है। इसके जस्ट उल्टी क्या होती है? उसको क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहा जाता है। अगर जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा है मतलब क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ने वाली है। इसके उल्टा क्या हो गया? प्रति 1000 में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। अगर मृत्यु दर ज्यादा है और जन्म दर कम है इसका मतलब क्या है? जनसंख्या में गिरावट होगी। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है। इसके कारण से आप देख पा रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है। अब जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो गया, जन्म दर भी ठीक ठाक है, तो इस कारण से पॉपुलेशन बढ़ रही है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आना शुरू हुई है, जिसके कारण से आप वृद्धि दर जो देखते हैं, ग्रोथ रेट जो देखते हैं, वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया।
जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है जिसको आप प्रवास कहते हैं। प्रवास क्या है कि कोई एक व्यक्ति यहां पर रह रहा है और यहां से कोई नई जगह चला जाए। यहां पर 5 व्यक्ति थे और यहां पर 5 व्यक्ति थे, यहां से एक व्यक्ति निकलकर यहां पहुंच गया तो एक व्यक्ति यहां पर जुड़ जाएगा और यहां से एक व्यक्ति घट जाएगा। मतलब जहां से जा रहा है और जहां जा रहा है दोनों जगह की जनसंख्या पर वो असर डालेगा। जहां से निकलेगा वहां पर कम करेगा और जहां पर पहुंचेगा वहां पर जनसंख्या को बढ़ाएगा। आंतरिक, अब ये प्रवास क्या है, तो ये प्रवास आपको 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक को कहते हैं आंतरिक प्रवास, देश के भीतर होगा, और एक कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय प्रवास, जो देशों के बीच में होगा, एक देश से दूसरे देश में। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये क्या करेगा कि देश के भीतर की जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर देगा, है ना। वितरण में आपको यहाँ पर प्रभाव देखने को जरूर मिल जाएंगे, वितरण में प्रभावित कर देगा, उसको आप जरूर देखेंगे। भारत में अधिकतर प्रवासी ग्रामीण से शहर की तरफ जाते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको हम अपकर्षण कहते हैं, पुल कहते हैं, कि वहां से भाग रहे हैं। किस कारण से भाग रहे हैं, वहां पर रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, इन सब कारणों से क्या हो रहा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस कारण से वो लोग जा रहे हैं। और शहरों में क्या है, वो उनको खींच रहे हैं, अभिकर्षण पुल हो रहा है, क्योंकि वहां पर गरीबी और बेरोजगारी के प्रतिकूल अवस्थाएं देखने को मिलती है। लोगों का जीवन अच्छा, स्तर अच्छा है, रोजगार में वृद्धि हो सकती है, इसलिए लोग शहरों की तरफ जाते हैं, तो क्या कहते हैं, अभिकर्षण कहते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र, लिंग और दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको बदल देता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, नियमित वृद्धि। 1951 में 17.29% आपको नगरीय जनसंख्या देखने को मिल रही थी, 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, 31.80 हो जाती है। एक दशक के भीतर अब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या भी 35 से बढ़कर कितनी हो गई है, 53 हो जाती है, 35 से बढ़कर 53 हो जाती है। किशोर जनसंख्या क्या है, तो इस किशोर जनसंख्या में 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल करते हैं, वो किशोर जनसंख्या कहलाती है। देश की जनसंख्या का 5वां भाग किसका है, किशोरों का है। 5वां भाग किसका है, किशोरों का है। भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन माने जाते हैं, इनको तैयार किया जाता है अगली पीढ़ी के लिए। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों और वयस्कों से अधिक होती हैं और कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, इसलिए इनको पोषण अधिक आवश्यक होता है। भारत में किशोरों को पर्याप्त भोजन में पोषक तत्व भोजन के अंदर पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। बहुत सी किशोरी बालिकाएं रक्तहीनता से, मतलब खून की कमी से पीड़ित होती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, इससे भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। किशोरी बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए या होना चाहिए, या उनको ऐसी शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा के प्रसार और इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता को आप पैदा कर सकते हैं, ताकि वो इन सब चीजों से बच सकें। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, तो परिवारों के आकार को सीमित रखकर आप प्रति व्यक्ति या एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं उसके कल्याण को ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, इसलिए परिवार को सीमित कर रहा है। 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, फैमिली प्लानिंग को प्रारंभ किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में बन पाई और ये कई वर्षों के प्रयासों का परिणाम थी, जो बनकर निकलकर हमारे सामने आ पाती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या करती है, निःशुल्क शिक्षा की बात करती है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में कितना, 30 से कम करने की बात कर रही है। प्रति 1000 में 30 से कम कर दें, इसकी बात कर रही है। टीकारोधी बीमारियों से बच्चों के छुटकारा की बात कर रही है, कि भाई टीके लगाएं ताकि क्या है, बच्चों की बीमारियां कम हो सकें। लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने की बात कर रही है, तो 18 साल फिक्स हो गई थी, अगर आपको पता हो। परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है ना। परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा क्या करती है, प्रदान करती है। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था, जिसको हमने यहाँ पर पूरा किया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हमारे टॉप कोर्सेज को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, वेबसाइट से और हमारे एप्लीकेशन से। यहां पर किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।